कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे ख़त्म हुई थी। तैंगलाई को दिखाया जाता है जिसने 7 स्टार्टिंग नाइट पिया था, जिसे पीने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था और अपने पेरेंट्स को और बाइली दोंगजिंग को याद कर रहा होता है। जिसके बाद हमें शाओसी को दिखाया जाता है जो तैंकाई सिटी के मेन गेट पे आ चुका होता है और उसके पीछे पीछे अंकल यी, रू येई, गुआन ली और वूजिन और बाकी सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वो तैंकाई सिटी के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें तैंगलाई को दिखाया जाता है जो कि मर चुका होता है यहाँ पे, क्योंकि उसने वाकई डार्क रिवर के बहुत सारे सोल्जर से फाइट की थी और वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। जिसके बाद हमें साउ ची को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है ये जानकर कि साउसी जो है वो यहाँ पे आ चुका है, जबकि लुओ शाओ सिटी और डार्क रिवर के लोगों को उसने भेजा था साउसी को रोकने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं रोक पाया, जबकि उनके 3000 से भी ज़्यादा सैनिक थे। जिसके बाद हमें साओ चोंग को दिखाया जाता है जिसके पास रेस को और डैडी आते हैं, जिससे साओ चोंग समझ जाता है कि साउसी जो है वो तैंकाई सिटी में वापस आ चुका है। और वो रियस को डैडी को कहते हैं कि उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो साउसी से फेयर कंपटीशन करेगा एम्पर के लिए। जिसके बाद हमें शाओसी, क्वानली और वूजिन को दिखाया जाता है जो कि मैनर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक अंकल आते हैं जो कि शाओसी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इस अंकल का नाम मास्टर शू होता है। जिसके बाद साउसी जो है वो अंकल शू का इंट्रोडक्शन कराते हैं और वूजिन और क्वानलियो का इंट्रोडक्शन कराते हैं। जिसके बाद अंकल शू के कहने पर क्वानलियो और वूजिन को एक दूसरे के कमरे दिखाए जाते हैं और सभी के वहाँ से जाने के बाद सिर्फ साउसी बचता है और उसके पास अंकल ये आते हैं जो उसे कहते हैं कि वो तैंकाई सिटी में वापस आ गया है, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो अपना ख्याल रखें। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारी मेडिसिन बना रही थी एम्पर के लिए और वहीं सो जाती है। वहाँ पे अंकल ये आते हैं जो मेडिसिन को देखने लग जाते हैं और उसकी आवाज़ से जिन उठ जाती है और अंकल ये जो है वो जिन को भी बताते हैं कि जो शाओसी है वो तैंकाई सिटी वापस आ चुका है, जिसे सुनकर ये जिन काफ़ी खुश होती है और अंकल प्रे करता है कि बहुत जल्दी से जल्दी एम्पर ठीक हो जाए क्योंकि शाओसी वापस आ चुका है। जिसके बाद हमें वापस से साउची को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि किस तरह वो शाओसी को जान से मार दे ताकि उसका रास्ता पूरी तरह क्लियर हो जाए और वही अगला एम्परर बने, क्योंकि साओ चोंग देख नहीं सकता और उसे कोई एम्परर बनाएगा नहीं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शाओसी, क्वानली और वूजिन का जो कि तैंगलाई का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और वो बताता है कि जो तैंगलाई है वो मर चुका है। जिसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं सभी लोग और उन्हें यकीन नहीं होता कि तैंगलाई मर चुका है और कहते हैं कि तुमसे ज़रूर कोई मिस्टेक हुई होगी, जाके वापस देखो। लेकिन तभी वहाँ पे तैंगलैंड का एक पर्सन आता है और वो बताता है कि उनके मास्टर यानी कि तैंगलाई उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ बॉडी अभी टैंकलैंड में है। और ये सुनने के बाद दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड साउसी भी खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर तैंगलाई कैसे मरा और वो पर्सन बताता है कि डार्क रिवर के पर्सनों से लड़ते हुए वो मर गए। उन्होंने 7 स्टार्ट नाइट पिया था जिसे पीने के बाद कोई भी इंसान मर जाएगा। और ये सब सुनकर क्वानली और वूजिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें तैंगलैंड की मौत का काफ़ी दुख होता है। जिसके बाद शाओसी वूजिन के पास आता है और खुद सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेता है कि उसे बचाने के लिए ही तैंगलाई डार्क रिवर के लोगों से लड़ रहा था और इसीलिए उसकी मौत हो गई। ये सब उसकी वजह से हुआ है। जिसके बाद हमें तैंक्लैन में तैंगलाई का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पे साओ चोंग आता है उससे लास्ट विश देने के लिए और वह बताता है कि यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मू येई और उसके मास्टर बाइली यहाँ पे नहीं है। तैंगलाई सुनियान सिटी के बाइली दोंगजिन का फर्स्ट डिसिपल था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खास था सुनियान सिटी का, लेकिन उसकी इस तरह से मौत होना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद ये बाहर आकर आपस में साउसी के बारे में बात करने लग जाते हैं और चैंग फैंग पूछता है कि क्या वो इस सबका जिम्मेदार साउसी को मानता है, जिसके लिए मास्टर मना करते हैं और कहते हैं कि तैंगलाई जो है वो साउसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था और हम भी उस पर करते हैं। जिसे सुनकर चैंग फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इन सब का जिम्मेदार वो साउसी को नहीं मान रहा है। जिसके बाद वो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे को तैंगलाई की काफ़ी सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद हमें क्वानलियो को आधी रात को दिखाया जाता है जो कि तैंगलाई की मौत से दुखी होकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और उसे रोता हुआ साउसी देख लेता है और उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो अभी तक सोई नहीं। और क्वानलियो बताती है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा जिसमें उसने तैंगलाई को देखा, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस वो स्माइल कर रहा था। जिसके बाद वो चला गया और साथ में ये भी बताती है कि तैंगलाई जो है वो क्वानलियो का बिल्कुल बड़े भाई जैसा था। और उसकी ये सारी बातें सुनकर शाओसी क्वानलियो को अपना कंधा देता है और उसे काफ़ी ज़्यादा कंसोल करता है और कहता है कि उन्हें तैंगलाई का बदला लेना है और इसीलिए उसे खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओसी से मिलने के लिए रू येई आती है और उसे बताती है कि उसे अभी अभी पता चला तैंगलाई की मौत के बारे में। जिसके बाद वो बैठकर तैंगलाई की मौत के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और शाओसी बताता है कि मुझे तैंगलाई की मौत का बदला लेना है क्योंकि उसे डार्क रिवर के लोगों ने मारा है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। वो मुझे मारने आए थे और मुझे उसका बदला लेना है। जिस पर रू येई भी उसका साथ देने के लिए कहती है और उससे उसका प्लान पूछती है और जिस पर साउसी बताता है कि उसे एक बैंक्वेट करना है जिसमें वो सभी अमीर लोगों को बुलाएगा। जिसका रीज़न पूछती है रू येई और साउसी बताता है कि वो चाहता है कि डार्क रिवर के लोग उसके ऊपर हमला करें ताकि वो यहाँ पर आसानी से उनसे बदला ले सके। और इसे सुनने के बाद रू येई जो है वो एक लेटर दिखाती है उसे जिसमें यहाँ के सिटी के सभी अमीर लोगों का नाम था जिसमें, और इससे उसका प्लान आसानी से कामयाब हो सकता है। जिस पर साउसी कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है, ये बैंक्वेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो खुद को दिखाना चाहता है कि वो वापस आ चुका है, वो ये बैंक्वेट इसलिए कर रहा है ताकि उसके एनिमी आके उसके ऊपर अटैक कर सके। और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और इसीलिए मैं काम तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम अंकल शू के पास जाओ और सबके लिए इन्विटेशन लेटर भिजवा दो। जिस पर रू येई जो है वो उसे कहती है कि वो तैंकाई फेस्टिवल में
बैंक्वेट कर सकता है, जिस पर साउसी मना करता है और कहता है कि वो बैंक्वेट क्वीन जिन गैम्बलिंग हाउस में करेगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है क्वीन जिन गैम्बलिंग हाउस का, जहाँ पे एक पर्सन होता है जिसका नाम मास्टर जुयई होता है, और वो साउसी को यहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया, और उसके साथ उसके गेस्ट भी हैं। जिसके बाद वो लोग सभी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराते हैं, जिसमें मास्टर जुई बताता है कि उसका नाम जुई जुई दुओ है। मिस रुइये उन्हें इसी नाम से बुलाती है, और रुइये का नाम सुनकर वुजिन कहता है कि क्या आप उसे जानते हो, और इस पर मास्टर जुई कहता है कि हाँ बिल्कुल, रुइये तो हमारी तेंकाई सिटी की टॉप 3 ब्यूटीफुल लेडी में से आती हैं। और ये सुनकर क्वान्यू कहती है कि और ये लिस्ट बनाई किसने, और जुइये बताते हैं कि ये उसी ने बनाई है, लेकिन अगली बार से वो क्वान्यू का नाम भी उसमें शामिल कर देगा। और उनकी काफ़ी सारी बकवास होने के बाद जो शाउसी है वो ऊपर आता है, जहाँ पर गैम्बलिंग हाउस के ओनर सेकंड मास्टर टू होते हैं, जिनसे वो हेल्प मांगने के लिए कहता है। लेकिन हेल्प का नाम सुनते ही जो मास्टर टू है वो कहते हैं अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए इसका मतलब है कि तुमने फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। जिस पर साउसी मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे एक बैंक्वेट करना है। जिसे सुनकर मास्टर टू मना करने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर साउसी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मनाता है और कहता है कि वो सबको दिखाना चाहता है कि वो यहाँ पे वापस आ चुका है, इसीलिए वो बैंक्वेट कर रहा है और यहाँ के सभी रिच लोगों को बुलाएगा, और इसीलिए वो चाहता है कि वो बैंक्वेट यहाँ पर हो। लेकिन मास्टर टू अभी भी नहीं मान रहे होते हैं, इसीलिए साउसी जो है वो उन्हें बहुत सारा मक्खन लगा रहा होता है, जिसके बाद वो उन्हें पैसे भी ऑफर करता है, एंड तभी भी वो नहीं मानते। जिसके बाद वो पूरा का पूरा स्नोफॉल विला उन्हें देने की बात करता है, जिसे सुनकर जो मास्टर टू है वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फटाक से मान जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सभी लोगों के पास एक एक करके कार्ड जा रहा होता है, और अंकल ये के पास भी कार्ड आता है, साउथ चोंग और साउथ ची के पास भी कार्ड जाता है। और इस कार्ड को देखने के बाद साउथ चोंग का जो सर्वेंट है वो उसे जाने से मना करता है कि शायद वहाँ पे अटैक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ये नॉर्मल बैंक्वेट तो लग नहीं रहा। और साउथ ची को भी दिखाया जाता है, जिसे इस बैंक्वेट के बारे में पता चलता है और उसके पास इन्विटेशन कार्ड आता है, लेकिन वो जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके बुलाने पे कोई भी नहीं आएगा और वो बैंक्वेट खाली ही जाएगा। जिसके बाद हमें अंकल यी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में जिन मिलती है, जो उन्हें बताती है कि हिज मैजेस्टी की हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और कुछ घंटों में वो उठ भी जाएंगे, जिसके लिए अंकल यी उससे थैंक्स कहते हैं। जिसके लिए जिन मना करती है और कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था किसी भी बीमारी का इलाज दवाइयों से ज़्यादा दिल से होता है, इसीलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं सभी लोगों का इलाज दिल से करूं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है स्टेट प्रोफेक्टी को, जिनके पास वो कार्ड आया होता है और उसमें भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर वो इस बैंक्वेट को क्यों अटेंड करें। वो इस बैंक्वेट में जाने का उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो एक लेटर लिखवाते हैं एक गिफ्ट के साथ और उससे जाने के लिए कहते हैं उस छोटे से बच्चे को। लेकिन थोड़ी देर बाद वो छोटा बच्चा वापस आ जाता है और बताता है कि आपसे मिलने के लिए वुशान सिटी से एक गेस्ट आए हैं। जिसके बाद हमें शाओसी, वुजिन और क्वान्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वुजिन और क्वान्यू इस बात की फिक्र कर रहे होते हैं कि कल बैंक्वेट में कोई आएगा या नहीं। जिस पर शाओसी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बैंक्वेट में ना आए, वो काफ़ी सारे लोगों को जानता है और मुझे लगता है कि बैंक्वेट में सभी लोग ज़रूर आएंगे। एंड वो सब लोग इस बात का डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास अंकल शू आते हैं, जो कि एक इनविटेशन लास्ट कार्ड बचा होता है जो कि मास्टर जुई का होता है, लेकिन वो गायब होते हैं। जिसे सुनकर शाओसी समझ जाता है कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, और वुजिन इस बारे में पूछता है तो शाओसी कहता है कि उसे थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें रुइये को दिखाया जाता है, जो उसी रिच मैन की लिस्ट को देख रही होती है, और उनके पास जाओइंग आते हैं जर्नल एंड रुइये का फादर, जो उस लिस्ट को देखते हैं और कहते हैं कि बैंक्वेट में बुलाए गए सभी लिस्ट बिल्कुल सभी के नाम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन तुम एक इंसान को भूल रही हो जिसका नाम यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन रुइये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो शायद अटेंड करेंगे। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि शायद हो सकता है। जिसके बाद हमें अंकल यी को दिखाया जाता है, जिनके हाथ में एक स्क्वाड होती है बेहतरीन सी, जो कि शाओसी की स्क्वाड होती है, जिसे उसने अभी तक संभाल के रखा होता है और ये उसे अंकल लैन येन ने दी थी। और बताता है कि वो इस स्क्वाड को लेकर घूम नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह ट्रैवल कर रहा था। और अंकल ये कहते हैं कि ये स्क्वाड वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो बैंक्वेट की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो केयरफुल रहे क्योंकि वो तेंकाई सिटी में काफ़ी सालों बाद आया है। जिसके बदले में शाओसी जो है वो उन्हें लैनिये की स्क्वाड देता है और कहता है कि मैं आपके लिए सिर्फ ट्रबल बन रहा हूँ, इसीलिए वो स्क्वाड एक राइट पर्सन के पास होनी चाहिए। जिसमें अंकल कहते हैं कि वो इस स्क्वाड को बैंक्वेट में एक्सचेंज करेंगे। जिस पर शाओसी बताता है कि एक्चुअली में ये स्क्वाड जो है वो फ्रेंडशिप का सिंबल है। जिसे सुनने के बाद अंकल ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं होपफुल हूँ कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे बैंक्वेट को दिखाया जाता है, जहाँ की सारी तैयारी हो चुकी होती है, लेकिन उस बैंक्वेट में अभी तक कोई भी नहीं आया होता। इसे देखकर गैम्बलिंग हाउस का जो ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। और यहाँ पे साउची को दिखाया जाता है, जो कि खुशी मना रहा होता है कि शाओसी के बैंक्वेट में कोई भी नहीं जाएगा और उसका इस बात का यकीन है। एंड मेन गेट पे रुइये और वुजिन होते हैं, जो कि सभी गेस्ट का वेट कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में बहुत सारे गेस्ट वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले मास्टर जुई होता है, जिन्हें कार्ड पहुँचा ही नहीं था। गेस्ट को आता हुआ देखकर गैम्बलिंग हाउस के ओनर काफ़ी खुश होते हैं। और यहाँ पर जो मास्टर जुई है वो रुइये से पूरा फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर वुजिन को बहुत गुस्सा होता है और वो मास्टर जुई को अंदर भेज देता है। और रुइये से पूछता है कि उसे नहीं पता था कि मास्टर जुई इतना ज़्यादा बड़ा इंसान है। जिस पर रुइये उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताती है कि मिस्टर जुई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेंकाई सिटी के लिए, एंड वो काफ़ी सारे गवर्नमेंट मैटर्स को भी हैंडल करते हैं। जिसके बाद हमें वापस से
साउची और उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है, जो शाओसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक तो उसके बैंक्वेट में कोई नहीं जाएगा, इस बात की खुशी भी मना रहे होते हैं, और वह साथ में साओ चोंग की भी बात कर रहे होते हैं कि क्या वो उस बैंक्वेट में जाएगा। जिस पर साउची कहता है कि 3 क्लैन तो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, और सभी लोग उसके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हैं। और यहाँ पे साओ चोंग को दिखाया जाता है, जो उसी लेटर को देखते हुए, इन्विटेशन लेटर को देखते हुए सोच रहा होता है कि साउसी ने ये बैंक्वेट इसलिए रखा है कि वो लोगों को कनेक्ट कर सके और खुद की पावर्स को बढ़ा सके, और उसे इस बैंक्वेट में जाना चाहिए या नहीं। जिसके बाद हमें शाओसी के फ्रेंड को दिखाया जाता है, कैरेज में बैठे हुए, जो कि तेंकाई सिटी आ चुका होता है और वो कैरेज को मार्केट के बीचों बीच में रुकवा देता है। और कैरेज से जब वो बाहर आता है तो वहाँ की सारी लड़कियाँ उसे देख के लट्टू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम दिखता है। और वो बाहर निकलने के बाद सीधा साउसी की बात करता है कि वो यहाँ पे तेंकाई सिटी में वापस आ चुका है, और ली फैमिली जो है वो मू फैमिली के अंडर है, इस हिसाब से वो भी यहाँ पे रहने लायक है, क्योंकि मू फैमिली अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और वो शाओसी के बारे में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है, जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और शाओसी को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें साओ चोंग को दिखाया जाता है, जिसके पास सर्वेंट आता है, वह बताता है कि मू फैमिली का एल्डर सन यहाँ पे आया हुआ है, तो कोई और नहीं बल्कि कैरेज वाला ही पर्सन है। जिसके पास साओ चोंग का जो मेन सर्वेंट है वो उन्हें बताता है कि मू फैमिली में 3 सन है आई थिंक, जिसमें एल्डर सन बहुत ज़्यादा हैंडसम और एक्सपेंसिव है और उसे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और सेकंड सन जो है वो डिसेबल है बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ था, और उनका थर्ड सन भी सेकंड सन की एज तक का ही है। और ये सब सुनकर जो साओ चोंग है वो समझ जाता है कि मू फैमिली का अगला फ्यूचर एम्परर जो है वो सबसे बड़ा बेटा ही बनेगा। उसके बाद हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी तक काफ़ी ज़्यादा कम गेस्ट आए हुए होते हैं, और गैमलिंग हाउस का ओनर साउसी को बताता है कि एक पर्सन है जो कि यहाँ बहुत जल्दी आने वाला है। आई थिंक वो कोई स्पेशल है, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म।